guys, this is Aditi Pandey. Welcome to IS Point इकोनॉमिक क्लास 11th। आज हमने कल तक कृषि क्षेत्र में पढ़ लिया था। आज हमें औद्योगिक क्षेत्र के टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि की ही भली भांति मतलब कृषि के ही समान जो औद्योगिक क्षेत्र था वो भी अत्यधिक विकास नहीं कर पाया था। देश की विश्व प्रसिद्ध जितने भी शिल्प कलाएँ थीं उन सब का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इसी विऔद्योगिकीकरण के पीछे जो विदेशी शासक थे उनका दोहरा उद्देश्य था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंग्लैंड थे वो हमसे ही सूती वस्त्र ले जाते थे, मतलब सूती उनके यहाँ जो हमारा सूती कपास था वो अत्यधिक फेमस था, तो यहीं से उसके कच्चे माल को ले जाया करते थे तथा उसी कपास की जो वस्तुएं वो बनाते थे तथा वस्त्र वो बनाकर वो अत्यधिक मूल्य में हमें ही बेचना चाहते थे। यानी वो हमसे ही सामान कम मूल्य पे लेके जाते थे और फिर अत्यधिक मूल्य बढ़ाकर वो हमें ही वो सामान बेचना चाहते थे, और जिससे हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसके कारण जो शिल्प कलाएं थी उनका पतन होता जा रहा था। भारत को ही वो अपना एक विशाल बाज़ार भी बनाना चाहते थे तथा अत्यधिक लाभ इससे सुनिश्चित करना चाहते थे। जहाँ एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादों से वंचित भारतीय बाज़ारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत ही धीमी हो रही थी और यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र या जो कि आज महाराष्ट्र और गुजरात है में ही अवस्थित थे। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग को जो बढ़ावा दिया गया था, यानी उस टाइम में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी जो टेस्को कंपनी है उसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। एक्चुअली ये जो लाइन है ये प्रीलिम्स में मोस्टली पूछी जाती है तथा और भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि टेस्को की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप इसे याद कर लें कि टेस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। विश्व युद्ध के बाद जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद चीनी सीमेंट, कागज़ आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए थे, किंतु भावी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कालपुर्जों का निर्माण करते हैं। कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी। सकल घरेलू देशीय उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत ही कम रहा। इस नए उत्पादक क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित है। विदेशीय व्यापार, तो ये हमारी थर्ड हेडिंग है। प्राचीन समय में ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश बना था। जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लैंड भी यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करता था
तो पहले से ही भारत एक व्यापारिक देश बन चुका था, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई थी वस्तु उत्पादन, व्यापार तथा सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत की विदेशी व्यापार की संरचना पर एक बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे माल जैसे रेशम, कपास, ऊन हो गया, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर ही रह गया था। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया था। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित होकर रह गया था। शेष जो कुछ व्यापार थे वो हमारे चीन, श्रीलंका और ईरान से रहते थे। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेश शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह अधिशेष का बड़ा आकार रही है, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत भी चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी की तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने तथा चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी जो सरकार थी वो युद्ध पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात के व्यय द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। जनांकीय परिस्थिति। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले सन 1981 की जनगणना के तहत सामने आए। जैसा कि आप ये मैप देख रहे हैं, तो इस मैप में भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग में प्रयुक्त स्वेज नहर को दिखाया गया है। तो स्वेज नहर के माध्यम से ही जो ये दो देश थे इनके बीच में व्यापार होता था, क्योंकि नहर के माध्यम से आयात और निर्यात काफ़ी आसान हो जाता है और ये चीप एंड बेस्ट माना जाता है। तो स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाले एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिश्र पतन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका, यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। अब उन्हें अफ्रीका और दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गईं और भारतीय जो बाज़ार थे वहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान हो गया। यद्यपि इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी इनसे भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती रही। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जनगणना होती है। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या ही बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर ही बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो केवल 16% से भी कम ही रही। महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां भी नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का अत्यधिक प्रकोप था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अत्यधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हज़ार हो गई है, परंतु उस समय 218 प्रति हज़ार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 63 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही थी। विश्वस्त
आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। ये आपने इमेज देखा है, ये भारत की जनसंख्या का एक बड़ा जो भाग था वो आवश्यक वस्तुएं जैसे घर इत्यादि से वंचित था। जैसा कि आपको पता है उस समय या तो मोस्टली मिट्टी के घर होते थे, नहीं तो ऐसे घर जो कि स्थायी जिन्हें नहीं कहा जा सकता, जो अगर बारिश थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो अक्सर टूट जाया करते थे। इतनी अधिक गरीबी व्याप्त थी। तो आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, व्यावसायिक संरचना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।